हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम जो हमने स्टार्ट किया था, जो स्टैटिक जीके का पार्ट था, जिसमें हम जो स्टेट थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो करा रहे थे, उसका आज पार्ट सेकंड में लेकर आया हूँ। मैं क्या बता रहा था, पहले पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे स्टेट 7 या 8 स्टेट के बारे में बताया था, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और वो याद जरूर कर लेना। वो सीट मैंने अपने टेलीग्राम पर डलवा दी थी। ठीक है, आज उसी का सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ। 3 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। स्टैटिक जीके में आता है, ये कुछ भी पूछ लेता है। जैसे ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये नृत्य कहाँ पर होता है, ये जो डांस है वहाँ पर कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, कौन से स्टेट के लोग करते हैं। ठीक है, तो हम उसी के बीच में स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ और आज कराते हैं इसमें। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लेना। स्टडी विद पुनित टेलीग्राम है, जिस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी इस क्लास के अपलोडिंग के बाद। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, ये वाला साइन विजिबल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे उनको उनके एग्जाम के लिए ये इफेक्टिव हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं उसके फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये आज की सीट है, पार्ट 2 है ये। ठीक है, राज्य और उनसे उनके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, राज्य और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। मैं एक एक स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरी क्लास है स्टैटिक जीके की। इसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना ही प्रदेश लेकर चलते हैं, क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हम क्या काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में आज बताएंगे। और उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा स्टेट है, आपने जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट है, और इसकी अभी जनसंख्या कितनी है? 21 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। और अब जो जनगणना होगी उसमें देखते हैं कितनी हो जाएगी। ठीक है, अभी जनगणना से क्वेश्चन जरूर आता है। जनगणना मैं आपको पूरी बता दूंगा, भारत की और उत्तर प्रदेश दोनों की। ठीक है, उसकी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। उसमें आपको जनगणना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम है वहां पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश स्टार्ट करते हैं आज। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जाती है उत्तर प्रदेश की। क्यों क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इसमें उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है उत्तर प्रदेश की। और इसका पुराना नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त प्रांत। पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम इसको जानते थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत बोलते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत पुराना नाम था। और जनसंख्या में प्रथम है यूपी। जनसंख्या में क्या है? पहले स्थान पर है यूपी, ध्यान रखना। और इसका लिंग अनुपात पूछा जाता है, सेक्स रेशियो। ठीक है, क्या पूछा जाता है? सेक्स रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी का सेक्स रेशियो, यूपी का लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, कितना अनुपात है? 912। कितना है? 912 फीमेल, 912 महिलाएं। ठीक है, कितने पुरुष पर होती हैं ये बताओ? 1000 पुरुष पर होती हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर 900 महिलाएं होती हैं। और कभी कभी एग्जाम में ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो फीमेल होती हैं, कितने
कितने मेल्स पर होती हैं, तो ये 1000 मेल्स पर होती हैं, ये ध्यान रखना। और 912 इसका लिंगानुपात है यूपी का, ये ध्यान रख लेना। 912 महिलाएं, ठीक है। और इसका क्रम पूछ लिया जाता है, पहले महिलाएं आती हैं या फिर मेल आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले महिलाओं का रेशियो आता है 912 फीमेल्स पर 100 मेल। इस तरीके से स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक गलती की थी, वो शायद आपने किसी ने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन मुझे फिर से ध्यान आ गया उस चीज़ का। मैंने आपको, जब मैं लोकसभा सीट बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी की है। यूपी की तो है ही है, ठीक है, लोकसभा सीट, लेकिन मैंने आपको 75 बता दिया था, लेकिन वो 75 सीट नहीं है। मैंने धोखे से, मुझसे गलती हो गई थी। वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं यूपी में, वो कितने हैं, 75 हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं, कितने, 75 जिले, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और नया जो जिला बना है वो कौन सा है, शामली। कौन सा है, शामली, ठीक है। ये नया जिला बना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नहीं, ये नया जिला नहीं है, एनसीआर में शामिल हुआ है, सॉरी, ये एनसीआर में शामिल हुआ है, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर में जो नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ये क्या है, जो दिल्ली, नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, एनसीआर कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। जो उसमें शामिल हुआ है, उसके क्षेत्र सीमा में जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, वो एनसीआर में कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको एनसीआर कहते हैं। तो अभी शामली जो यूपी का एक जिला है, ठीक है, वो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, किसमें, एनसीआर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सबसे ज्यादा हैं यूपी में, 75 हैं। लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार बना दिया है मैंने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 80 लोकसभा सीटों पर मतदान होता है यूपी में, और राज्यसभा सीट भी सबसे ज्यादा है यूपी की, कितनी, 31। ध्यान रखना इस चीज को। यूपी का स्थापना वर्ष याद रख सकते हैं, यूपी का स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इसके प्रथम क्या थे, मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे, ठीक है। और मैंने आपको, जब मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बताई थी, कहाँ पर है वो, पहली, भारत की पहली एग्रीकल्चर कृषि यूनिवर्सिटी थी। मैंने आपको बताया था, कृषि यूनिवर्सिटी भारत में पहली कौन सी थी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड पंतनगर में, पंतनगर में, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में थी, ठीक है। और ये मैंने बताई थी तुम्हें, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से ही वो यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि उत्तराखंड जो था पहले, वो यूपी का पार्ट था, इसीलिए वो जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से बनी थी, क्योंकि यूपी में ही था उत्तराखंड, ठीक है। प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम राज्यपाल कौन है बताओ, सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी, ठीक है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू, ध्यान रखना इस चीज को। और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो वहां पर सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है, यूपी में है, इसीलिए ये यूपी का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी यूपी के मेरठ जिले से, और किसने की थी ये, मंगल पांडे ने। किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, भारत भारत के सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो भारत के सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है। कितने स्टेट स्टेट को टच करता है ये, 9 स्टेट को टच करता है। कितने को, 9 स्टेट को, 9 राज्यों को, 9 राज्यों को इसकी सीमा छूती है, किसकी, यूपी की। वो कौन कौन से राज्य हैं, देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ये दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित भी है, यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित को क्या क्या बोलते हैं बताओ, केंद्र शासित प्रदेश, जिसपे केंद्र का अधिकार रहता है, ठीक है। उसके जो क्या कहते हैं, उसमें कोई भी नियम वगैरह जो स्पेशल नियम लागू करना है वो केंद्र कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो एक
यूपी एक ऐसा स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी को भी, केंद्र शासित प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है। वो कौन सा है? दिल्ली। उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। यानी कि 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं, ठीक है। और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितने हो गए? 9। कितने हो गए टोटल? 9, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं, ठीक है। तो कितने टोटल को, कितने को छुआ? यूपी की सीमा ने 9 राज्यों को, ठीक है। इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है अगला। कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी के बारे में आपने सुना होगा। लखीमपुर खीरी जो है, सॉरी, इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। यूपी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल के साथ। तुमने देखा होगा जब हम पूर्णागिरी जाते हैं तो हम, पूर्णागिरी कहाँ पर है? नेपाल सीमा पर है, ठीक है। तो हम जब पूर्णागिरी जाते हैं, पूर्णागिरी देवी का मंदिर है, जहाँ जब हम वहां पर जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं? यूपी से जब हम जाते हैं तो नेपाल की बॉर्डर पर जाते हैं। तो यूपी जो स्टेट है वो किसे भी टच करता है? नेपाल को भी। यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है यूपी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के। किसके? नेपाल के साथ बनाता है। इस पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला, ठीक है। क्षेत्रफल में, यूपी में अगर तुमसे पूछा जाता है यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। किसमें है ये? क्षेत्रफल में है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमट ताल, ठीक है। गोमती नदी यूपी से प्रवाहित होती है, ठीक है। यूपी में कौन कौन सी नदी बहती है? यूपी में तुमने सुना है गंगा बहती है, ठीक है, यमुना बहती है, ठीक है। और गंगा यमुना हो गया, ठीक है। गोमती हो गया, गोमती, ठीक है। और कौन सी है? रामगंगा है, रामगंगा, ठीक है। और कौन सी है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती हो गई, रामगंगा हो गई, और एक दो और हैं मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जितनी भी नदी हैं यूपी में, ठीक है, गोमती को छोड़कर, कौन सी नदी को छोड़कर? गोमती को छोड़कर, ये जितनी भी नदी हैं, गंगा यमुना रामगंगा, ये सारी नदी कहाँ से प्रवाहित होती, कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालयन नदी है। कहाँ, कौन सी नदी है? हिमालय की नदी है ये सारी। गंगा भी, यमुना भी, रामगंगा, ये सब हिमालयन नदी हैं। लेकिन ये जो गोमती नदी है, ये एक सिंगल नदी है जो यूपी से प्रवाहित होती है। वो यूपी में ही इसका उद्गम स्थल है। ध्यान रखना इस चीज को। गोमती नदी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि सारी नदी जितने भी यूपी से निकलती हैं वो सारी हिमालयन नदी हैं, हिमालयन पर्वत से निकलती हैं, हिमालय की तरफ से आती हैं, ठीक है। वो सारी हिमालयन नदी कहलाती हैं। तो लेकिन ये गोमती नदी जो है ये यूपी की ही नदी है और यूपी में ही निकलती है, यूपी से ही निकलती है। यूपी में कौन सी? एक पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है, तुमने सुना है, उसमें एक फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील, ठीक है। गोमट ताल के पास में कौन सी झील है? गोमट ताल के पास में फुलहर झील है, वहां से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, हमेशा ध्यान रखना, वो गोमट ताल है, और फुलहर झील वहां से निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालयन नहीं है? तो तुम कौन सी लगाओगे? यूपी की गोमती नदी, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है गोमती नदी का उद्गम स्थल, तो तुम क्या लगाओगे? गोमट ताल या फिर फुलहर झील, पीलीभीत, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में। जो सारनाथ जगह है, ठीक है, वो कहाँ पर है? यूपी में। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो यूपी में क्या हो जाता है? सारनाथ एक जगह है, ठीक है, जहां पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना, ठीक है। कौन सा उपदेश दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और उस उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्या नाम था उस उपदेश का? धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से वो उपदेश प्रसिद्ध था, जो किसने दिया था?
बुद्ध ने, ठीक है। तो वो सारनाथ में दिया था, इस पॉइंट को याद रखना। वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? वाराणसी, ठीक है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सांस्कृतिक राजधानी, राजधानी, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी है कौन सी, बताओ? भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, सांस्कृतिक राजधानी। वैसे भारत की राजधानी तुम बता दोगे दिल्ली, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो क्या लगाओगे? तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी हमेशा ध्यान रखना कौन सी है, वाराणसी है। इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना इस चीज को। और ये जो वाराणसी है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना शहर, जीवित शहर कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा लगाओगे तुम? वाराणसी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो विश्व में सबसे पुराना शहर है, ये ध्यान रखना। वो किस में है? भारत में है अपने, इसीलिए भारत की भूमि बहुत धन्य है, ठीक है, जहां पर बहुत प्राचीनतम प्राचीनतम चीजें मिलती हैं, ठीक है। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। अगर तुमसे ये पूछा जाए भारत की विरासत राजधानी कौन सी, विरासत राजधानी, भारत की विरासत राजधानी बताओ, तो भारत की विरासत राजधानी कौन सी हो जाएगी, बताओ? विरासत राजधानी कोलकाता, कौन सी है? कोलकाता। भारत की विरासत राजधानी कौन सी है? कोलकाता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं हम काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है बताओ? काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि काशी के नाम से है तो काशी कहाँ है? वाराणसी, ठीक है। काशी वाराणसी को ही तो कहते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, ध्यान रखना इस चीज को। और एक काशी में ही यूनिवर्सिटी है, कौन सी? BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? काशी में है, ठीक है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी बताओ? पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मालवीय, ठीक है। ये इसका नाम पूछ लिया जाता है, BHU यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। कुंभ मेला बहुत फेमस है, जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वहां से ये कुंभ मेला दिखाई दे जाता है। और मैंने तुम्हें बताया है कुंभ मेला 4 ही स्थान पर लगता है भारत में, कौन कौन सी है? इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसका नाम चेंज कर दिया है, दूसरा है हरिद्वार, ठीक है, तीसरा क्या है? उज्जैन, और चौथा क्या है? नासिक, ठीक है। मैंने इनकी नदी भी बताई थी, क्योंकि वहां से नदी का क्वेश्चन भी आता है, किस किस नदी के तट पर लगता है, किस किस नदी के किनारे लगता है। तो हरिद्वार में गंगा है, ठीक है। प्रयागराज में कौन सी नदी है? तीनों नदी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती संगम पर लगता है हरिद्वार में, वो सॉरी प्रयागराज में। उसके बाद उज्जैन जो है वहां पर शिप्रा नदी के तट पर लगता है, शिप्रा नदी है। और नासिक जो महाराष्ट्र में है वो कहाँ पर लगता है बताओ? वो लगता है गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है? MP में, ठीक है, ध्यान रखना। और अर्धकुंभ सिर्फ 2 ही जगह लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए। और वो दोनों जगह कहाँ पर है? एक उत्तराखंड में है और एक प्रयागराज में, UP में, ठीक है। तो अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष में आता है, 6 वर्ष के बाद आता है अर्धकुंभ, और कुंभ जो आता है वो 12 वर्ष बाद आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद आता है, जो कहाँ पर लगता है? सिर्फ 2 ही जगह लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार में, ठीक है। अगला पॉइंट पर आते हैं हम, ताजमहल। ताजमहल UP का एक फेमस जगह, क्या कहते हैं, स्मारक है, ठीक है, जो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, और अपनी बेगम के लिए बनवाया था इसने। और इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछ लिया जाता है, किसने ये बनाया था, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, उस्ताद है वो, ठीक है। क्या नाम है उसका? लाहौरी, अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये मुख्य क्या थे? मुख्य क्या थे? कलाकार थे, मतलब आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? जो उसको मतलब एक तरीके से उसका निर्माण करते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है, उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और
उस्ताद अहमद लाहौरी उनका नाम था। एग्जाम में पूछा जाता है ताजमहल किसने बनाया था, ठीक है। तो ताजमहल किसने बनवाया था, मतलब शाहजहां ने बनवाया था, किसने बनाया था, ठीक है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। यूपी का एक फेमस नृत्य है कौन सा, कथक। क्या है ये, नृत्य है। और इस कथक नृत्य इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस क्या कहते हैं व्यक्ति हुए थे, जिनका नाम था बिरजू महाराज, ठीक है। क्या नाम था, बिरजू महाराज। ये एग्जाम में पूछा जाता है यूपी में, ठीक है। बिरजू महाराज किस चीज से संबंधित हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कथक नृत्य से संबंधित है। एग्जाम में ये पॉइंट याद रखना, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। जो हॉकी का जादूगर कहते थे हम, किनको कहते थे, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद कहाँ पर है, प्रयागराज, जिसका नाम चेंज कर दिया वो यूपी में है। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है किनको, मेजर ध्यानचंद को। इनका जन्म यूपी में हुआ था, लेकिन ये बाद में क्या हुआ था, सेटल हो गए थे कहाँ जाकर, मध्य प्रदेश में जाके, ठीक है। तो बाद में यूपी से सेटल हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। लेकिन इनका जन्म जो ओरिजिनल बॉर्न बॉर्न है वो कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सारनाथ, सारनाथ एक जगह है जहां पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वो यूपी में है, मैंने बताया था। और कुशीनगर जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, हमेशा ध्यान रखना, बुद्ध की मृत्यु की जगह पूछ ली जाती है, वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर भी यूपी में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये दोनों जगह। सारनाथ और कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैसे कैसे, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, समझ में आ गया, और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है। तो दोनों जगह किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो ये यूपी में है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, गेहूं, ठीक है। अगला पॉइंट, गेहूं, मक्का और गन्ना, इन तीनों में यूपी क्या है, फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। बहुत अग्रणी अग्रणी राज्य है प्रोडक्शन में, किस किस चीज के, जो गेहूं है, मक्का है, ठीक है, और जो गन्ना है। और गन्ना मैंने तुम्हें बताया था क्यों, कौन सी फसल होती है, नकदी फसल होती है। कौन सी फसल होती है, नकदी फसल, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। गन्ना कौन सी फसल होती है, नकदी फसल होती है। गन्ना में प्रथम है, गेहूं में प्रथम है यूपी, और मक्के में प्रथम है, ध्यान रखना। यूपी को क्या बोला जाता है, शुगर केन, ठीक है, क्या बोला जाता है, शुगर केन बाउल, यानी कि गन्ने का कटोरा, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत का गन्ने का कटोरा बोला जाता है यूपी को। क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में, ठीक है, 1/2 यानी कि आधा, ठीक है, एक पूरे में से आधा जो पार्ट है, आधा गन्ना पूरे भारत का, वो यूपी से प्रोडक्शन होता है, यूपी से उत्पादन होता है, आधे गन्ने का पूरे इंडिया के, ठीक है। इसीलिए यूपी को शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि गन्ने का कटोरा इंडिया का, ठीक है। 1/2 ऑफ टोटल शुगर केन ऑफ कंट्री, पूरे देश के एक वो सॉरी पूरे देश के आधे, ठीक है, भाग, ठीक है, पूरे पूरे गन्ने का जो आधा भाग है वो यूपी से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये, ठीक है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ये यूपीपी वाले हैं, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या, मुरादाबाद, मुरादाबाद से क्वेश्चन पूछा गया है। पीतल नगरी, ब्रास सिटी, क्या बोलते हैं इसको, ब्रास सिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रास सिटी, ब्रास मतलब पीतल को कहते हैं, ब्रास किसको बोलते हैं, पीतल को, ठीक है। तो ब्रास सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, मुरादाबाद। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ब्रास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे भारत में कहाँ से होता है, तो ब्रास का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बताओ, ब्रास का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा मुरादाबाद से, ठीक है। और मैं आपको डाटा बता दूं, ठीक है, लास्ट ईयर 4,000 करोड़, ठीक है, 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया था मुरादाबाद से, ठीक है। 4,000 करोड़ का जो आयात वो सॉरी निर्यात था, ठीक है, अदर अदर कंट्रीज को वो किया गया था मुरादाबाद से। लास्ट ईयर का डाटा है 4,000 करोड़ का, तो आप समझ सकते हो मुरादाबाद से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पीतल का, ठीक है। तो पीतल के बर्तन और सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आया हुआ है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है और चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, ध्यान रखना, कांच और चूड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यूपी का फिरोजाबाद, ठीक है। अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, कानपुर, ठीक है।
कानपुर पर चलते हैं। कानपुर क्या है? कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए। ठीक है, कानपुर में चमड़ा बनता है। अगले स्टेट पर चलते हैं। यूपी हमारा खत्म हो गया, अगला चलते हैं बिहार पर। ठीक है, बिहार एक अच्छा स्टेट है। ठीक है, लेकिन लिटरेसी में बहुत नीचे है। ठीक है, साक्षरता में नीचे है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, भुखमरी भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो बेरोजगारी है वो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिहार में। तो हमेशा ध्यान रखना, बिहार से क्वेश्चन बन जाता है। जो बिहार है वो इस तरीके से, पहले अब तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो इसका संस्कृत अनुवाद है वो इस तरीके से है। ठीक है, विहार। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है बिहार का संस्कृत में, वो मतलब क्या होता है? एक मठ जहां पर लोग रहते हैं, उसके अनुसार। जैसे जो बौद्ध बौद्ध जो लोग थे, जैसे जिन्होंने मठ वगैरह बनवाए थे, जैसे अशोक हो गया, इन्होंने बिहार का निर्माण किया था। बिहार का मतलब होता है जहां पर लोगों का लोगों का आश्रय गृह। ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, उसको बिहार बोला जाता है। तो अशोक ने बहुत सारे बिहार बनवाए थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र में बनवाए थे। राजधानी भी उसने राजधानी भी बनाई थी पाटलिपुत्र को। तो अब क्या है, ये जो बिहार है, इसका जो संस्कृत शब्द, ये एक संस्कृत शब्द है बिहार, ये वाला बिहार। ठीक है, तो इसका ये एक बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। इसका अर्थ क्या है? बौद्ध मठ से है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सासाराम, बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सासाराम शेरशाह का मकबरा। ठीक है, शेरशाह का तुमने नाम सुना होगा, शेरशाह का, जिसने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, बाद में इसको हरा दिया था शेरशाह को। ठीक है, लेकिन शेरशाह का जो मकबरा था वो कहाँ पर बना था? सासाराम में। क्यों बना था? क्योंकि सासाराम में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, शेरशाह की। ठीक है, एक अभियान कर रहा था ये, अभियान अभियान के दौरान हुई थी, जिसमें इसका इसका खुद का जो अस्त्र था, कलिंजन उक्का नाम का। ठीक है, उक्का, कलिंजर अभियान के दौरान उक्का नाम का प्रक्षेपास्त्र चला रहा था, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है उक्के से, उक्का नाम का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक जगह है जो कहाँ पर है? बिहार में है। और वो चंपारण जो सत्याग्रह है उससे संबंधित कौन से नेता हैं? हमारे गांधी जी। ठीक है, और चंपारण जो सत्याग्रह था वो किस लिए किया गया था? नील की खेती के लिए किया गया था। नील की खेती के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण जगह पर, कहाँ पर है ये चंपारण? बिहार में। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। मध्यकालीन भारत का ये पॉइंट है। मध्यकालीन भारत में नालंदा और विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, अध्ययन का प्रमुख केंद्र थी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्यकालीन में शिक्षा के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो उसमें या तो विक्रमशिला होगा या फिर नालंदा होगा। इस पॉइंट को याद रखना, मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे ये दोनों, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। बोध गया। बोध गया क्या है? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनलाइटमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट बोला जाता है ज्ञान प्राप्ति को। ठीक है, और इनको एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोधि वृक्ष था। ठीक है, वो कहाँ पर है? बिहार में है। और वो कौन सी जगह है? बोध गया। ठीक है, यूपी की बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन है बिहार में। ठीक है, एक पशु का मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर। कहाँ पर लगता है? तुमने नाम सुना होगा सोनपुर का। तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। ठीक है, ध्यान रखना वो कहाँ पर है जगह? बिहार में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में आया था? ये एक एग्जाम हुआ था यूपी में, यूपी चकबंदी, चकबंदी वाला एग्जाम हुआ था 2016 में, चकबंदी। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कौन सा? ये क्वेश्चन था, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण एक नेता थे। ठीक है, जिनको लोकनायक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं हम? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इनका जो नारा था, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और इंग्लिश में बोलते हैं टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है संपूर्ण, टोटल, और रिवोल्यूशन होती है क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये बिहार हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पर?
पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से हम फैक्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध तुमने सुना होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था ये। ठीक है, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस टाइम पे जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, ठीक है, तो प्लासी का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध वेस्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसकी डेट मुझे कंफर्म नहीं है, मैं तुम्हें कल बता दूंगा इसकी डेट। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल है, वहां पे एक पहला गवर्नर बना था भारत का, वो कौन बना था बताओ? भारतीय गवर्नर था वो, सी राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, क्या 1912 में, क्या है 1912 में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, 1912 में कलकत्ता भारत की राजधानी बनी थी। 1912 में क्या था? कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई थी राजधानी। ठीक है, पहले 1912 में क्या थी? कलकत्ता को बनाया गया था। और 1912 मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, 1911 है ना, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इस पॉइंट को याद रखना, मुझे ध्यान नहीं रहा इसमें सीट में लिखने से। 1911 में दिल्ली दरबार की डेट आ जाती है, दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार कौन सी सन में लगा था? 1911 में लगा था। और जब दिल्ली दरबार लगा था तो भारत में भुखमरी आई हुई थी बहुत तगड़ी वाली, और करोड़ों रुपया इस दिल्ली दरबार में फूका गया था। करोड़ों रुपया इस दिल्ली दरबार में फूका गया था, क्योंकि ब्रिटेन से कौन आया था? महारानी आई थी भारत, तो उनके उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और करोड़ों रुपया इसमें खत्म किया गया था। जिस टाइम पे भारत में भुखमरी थी, लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, तो करोड़ों रुपया इस दिल्ली दरबार के अंदर लगाया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अकाल आया था भारत में उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन फेमस स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पर है? भारत में है, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर है ये? कलकत्ता में है, कलकत्ता में। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्षमता के आधार पर सबसे ज्यादा सीट है इसके अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट के आधार पर, सीटों के आधार पर सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भारत का। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल एग्जाम में आया हुआ है। विक्टोरिया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता उसकी राजधानी है। ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनवाया था? ये कर्जन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कर्जन ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था? क्यून विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, कहाँ की? ब्रिटेन की। ठीक है, उस टाइम पे इसको बनाया गया था उनके लिए। ठीक है, तो कर्जन ने बनवाया था ये लॉर्ड कर्जन भारत में ही रह चुके हैं ये। ठीक है, और कलकत्ता में इसको बनवाया गया था। किसको? ये विक्टोरिया मेमोरियल को। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में एक एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो हम नवरात्रि में होते हैं, वहां पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है। कहीं की अगर नवरात्रि या दुर्गा पूजा फेमस है, तो वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की फेमस है, दुर्गा पूजा और काली पूजा। ठीक है, वहां पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है दुर्गा पूजा का। ठीक है, और अभी नौ दुर्गे चल ही रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बेलूर मठ, बेलूर मठ एक मठ है, बेलूर। ठीक है, वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, इस चीज को ध्यान रखना। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसमें उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये मैत्री ट्रेन एक्सप्रेस है, मैत्री नाम से एक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कलकत्ता कलकत्ता से बांग्लादेश तक चलाई जाती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो कलकत्ता से कहाँ तक जाती है? ढाका तक। और इस ट्रेन का नाम मैत्री है, ध्यान रखना इस चीज को, मैत्री। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैत्री किन देशों के बीच चलती है ट्रेन? तो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश और भारत। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है जूट। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जूट में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य है। फर्स्ट नंबर पर आता है, पहले नंबर पर है इसका प्रोडक्शन। जूट में पहले नंबर पर है ये राज्य। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जूट में प्रथम
स्टेट कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है, इसकी राजधानी। ठीक है, तो राजधानी जो है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो श्रीनगर है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसकी राजधानी शिफ्ट कर दी जाती है कहाँ पर, ठंडे प्रदेश में। तो वो क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर में अच्छी खासी बर्फ वगैरह ठंड पड़ती है। और जो शीतकालीन है, शीतकालीन में हम श्रीनगर में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो उसकी जो राजधानी है वो शिफ्ट कर दी जाती है कहाँ पर, जम्मू। ठीक है, जम्मू में थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन श्रीनगर से कम पड़ती है। तो इसीलिए शीतकालीन जाड़ों में कहाँ पर है, हम थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं, जम्मू आ जाते हैं। ठीक है, उसकी राजधानी जम्मू शिफ्ट हो जाती है। पॉइंट को याद रखना। और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, हंगुल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हंगुल। ठीक है, हंगुल एक हिरन का नाम है। ठीक है, हंगुल क्या है, हिरन का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हंगुल किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, हंगुल किस राज्य से संबंधित है, बताओ, J&K। ठीक है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हंगुल क्या है, एक हिरन है, इस टाइप से भी आ सकता है। स्टैग, स्टैग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैग भी बोला जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, हंगुल या फिर स्टैग किस राज्य से संबंधित है। तो स्टैग कौन से राज्य से है, इसको कश्मीरी हिरन बोलते हैं। कौन से राज्य से है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से, इसको क्या कहते हैं, कलर किया है इस पर रेड से, ताकि आपको ये चीज दूर से दिखे। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सभी राज्यों में। ठीक है, क्या इस तरीके से ये बना हुआ है ना। ठीक है, ये तो ये क्या है, इधर यहाँ पे अफगानिस्तान लग जाता है, इधर से ये सारा पाकिस्तान है, और इधर ये चाइना है। ठीक है, तो यहाँ, और जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ तक है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है, बताओ, वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसकी, जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, आर्टिकल 370 इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी इसको हटाया गया है, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आर्टिकल 370 संबंधित है कौन से राज्य से, पंजाब, श्रीनगर, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और फिर हिमाचल प्रदेश। तो हम कौन सा लगाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना इस चीज को, आर्टिकल 370 अभी सरकार ने इसको हटा दिया है, मोदी सरकार ने। तो इसको आर्टिकल 370 बहुत अच्छा पॉइंट है। जोजिला दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, दर्रे से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दर्रा मैंने बताया था, पहाड़ों के बीच की जो बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। ठीक है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए बनाया जाता है, या फिर एक पतली पतली नैरो रास्ते होते हैं, नैरो सड़क होती है बहुत ही। ठीक है, बहुत खतरनाक होती है, उनको दर्रे बोलते हैं। तो ये जोजिला दर्रा है, ये कहाँ पर है, J&K में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना इस चीज को। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, लेह लद्दाख। कौन सा पॉइंट है, लेह। जो लेह एक जिला है, ठीक है, लेह लद्दाख ये दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, तो लेह जो जिला है, ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ इंडिया। कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इस चीज को, भारत का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, बताओ, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लेह। और पहले नंबर पर कौन सा आता है, कच्छ। कौन सा है, कच्छ। कहाँ पर है ये, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात। जब मैं गुजरात पढ़ाऊंगा तो उसमें ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने डाला हुआ है। तो कच्छ कहाँ पर है जिला, ये भारत का सबसे बड़ा जिला, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। और दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, लेह। ठीक है, लेह का जो मतलब क्षेत्रफल है ना, ये छोटे मोटे स्टेट से बहुत ज्यादा है, हरियाणा से बड़ा है लेह। लेह जो जिला है, ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा से भी बड़ा है लेह जिला। आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। तो ये दूसरे नंबर का है, और जो कच्छ है जो पहले नंबर का है भारत का, वो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, माउंट केटू, मैंने उस दिन बताया था, माउंट केटू जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, पीओके रीजन में पड़ता है। ठीक है, भारत का, अगर वैसे तो भारत इसको अपना पार्ट मानता है, जो उसने पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, बताओ, माउंट केटू है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ठीक है, और भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था, कंचनजंगा। कंचनजंगा।
ठीक है, ये भारत की सीमा के अंदर है, इस चीज को ध्यान रखना, ये जो मैंने चीज बोली है अभी, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर कंचनजंगा है। ठीक है, तो माउंट केटू इन पीओके, गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पहले पे कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट आती है, सेकंड पे कौन सी है, माउंट केटू है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं नृत्य पर। नृत्य धूमल और रौफ। ठीक है, धूमल पुरुषों का नृत्य है जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, और रौफ, रौफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये महिलाओं का नृत्य है जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। रौफ नाम भी है, कश्मीरी जो क्या कहते हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उनके नाम रख दिए जाते हैं, उनके आगे लगा दिया जाता है रौफ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। रौफ एक कश्मीरी नृत्य है, और धूमल भी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, चश्मे शाही। चश्मे शाही एक गार्डन है जिसको हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस गार्डन है। मुगल गार्डन दिल्ली में भी है, उसी की टू कॉपी है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलर, जो फेमस है, वो सबसे ज्यादा वो कहाँ पर है, चश्मे शाही वाला। ठीक है, वो कहाँ पर है, जो शाहजहां ने बनवाया था, और इसको औरंगजेब को गिफ्ट किया था। किसने, शाहजहां ने। किसने किया था, औरंगजेब को गिफ्ट किया था। नहीं, औरंगजेब को, हाँ शायद औरंगजेब, हाँ औरंगजेब को ही गिफ्ट किया था। ठीक है, शाहजहां ने। तो इसको मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है, औरंगजेब को गिफ्ट किया था किसने, शाहजहां ने। और ये चश्मे शाही के नाम से एक मुगल गार्डन है, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मुगल गार्डन निम्नलिखित में से स्थित है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसका नाम क्या है, चश्मे शाही भी है। ठीक है, और ये डल झील के आसपास ही है। देखो डल झील का अगला ही पॉइंट मैंने इसमें डाला हुआ है। डल झील जो है वो कहाँ पर है, डल झील क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत फेमस झील है, कहाँ पर है, और इसकी जम्मू कश्मीर की सुंदरता को दर्शाती है। ठीक है, चारों तरफ डल झील के चारों तरफ मार्केट वगैरह हैं, जहां पर ये शाहजहां ने जो मुगल गार्डन बनवाया था वो भी है। ठीक है, और इसमें ये पानी वाली जो बोट होती है, जो हाउस बोट होती है, हाउस बोट, HOUSE, हाउस बोट। ठीक है, वो चलती हैं इसके अंदर। ठीक है, डल झील की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो झेलम नदी है, जो डल झील है, वो कौन सी नदी के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो झील किसी ना किसी नदी के द्वारा ही तो बनती है, तो कौन सी नदी के अंदर है, बताओ, झेलम। कौन सी, झेलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, वैष्णो देवी मंदिर। तुमने सुना होगा वैष्णो देवी की यात्रा पर लोग जाते हैं, तो वैष्णो देवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, JNK में है। ठीक है, और वो कौन सा माउंटेन है, कौन सा पर्वत है जिस पर ये वैष्णो माता देवी का मंदिर है, वो त्रिकुटा माउंटेन। कौन सा है, त्रिकुटा। ठीक है, त्रिकुटा, त्रिकुटा पर्वत है जिस पर वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक है, पश्मीना शॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पश्मीना शॉल, कौन सा, पश्मीना शॉल, बहुत वर्ल्ड फेमस शॉल है, जम्मू कश्मीर में बनता है ये पश्मीना शॉल, जम्मू कश्मीर में मिलता है, वर्ल्ड का फेमस शॉल है, ये ध्यान रख लेना। और अभी पीछे मोदी ने गिफ्ट किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसको किया था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्मीना पश्मीना शॉल कहाँ, कहाँ का प्रसिद्ध है, पश्मीना शॉल प्रसिद्ध है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, JNK। क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं, फेमस बैट बहुत अच्छे अच्छे बैट बनाए जाते हैं क्रिकेट के, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखना। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, गुजरात। ठीक है, गुजरात की सैर करते हैं, गुजरात चलते हैं। गुजरात का जो प्राचीन काल में गुजरात में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थल रहे हैं, लोथल, धोलावीरा। ठीक है, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, लोथल। ठीक है, तुमने सुना होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लोथल। लोथल क्या था, एक पहला ये बंदरगाह था। ठीक है, पुराने प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे जो बंदरगाह था वो लोथल था। बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं जहां पर शिप खड़े हुए होते हैं, जहां पर पानी के जहाज होते हैं। पानी के जहाज वहीं पर होंगे जहां से एक देश से दूसरे देश को सामान जाया जाएगा। तो जब लोथल बंदरगाह मिला, वहां पर बहुत सारी चीजें मिली, तो ऐसा समझा गया कि भारत का जो व्यापार था वो दूसरे कंट्री के साथ भी था, क्योंकि शिप के द्वारा दूसरे कंट्री के दूसरे कंट्री में यहाँ से माल आयात होता था और निर्यात होता था। ठीक है, तो लोथल जो जगह है वो कहाँ पर है, बताओ। लोथल इंपोर्टेंट पॉइंट है, लोथल तुमसे पूछा जाएगा, लोथल कहाँ पर है, लोथल है कहाँ पर, बताओ।
गुजरात में। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और पूछा जाएगा तुमसे लोथल क्या था? ठीक है, भारत का पहला बंदरगाह क्या था? भारत का पहला बंदरगाह था लोथल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और धोलावीरा और लोथल क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। समझ में आ गया? अगले पॉइंट पे चलते हैं, सूरत। ठीक है, सूरत। सूरत क्या है? सूरत एक गुजरात में जगह है जिसको बब अल मक्का, क्या नाम दिया गया? बब अल मक्का। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, जो इस तरीके से है, ये भारत, ये गुजरात है, ठीक है, और ये भारत, इस तरीके। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये गुजरात वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये गुजरात से पाकिस्तान, उसके बाद और जो कंट्री है, अरब कंट्री, यहीं से रास्ता जाता था गुजरात का। गुजरात से रास्ता जाता था सूरत से। ठीक है, तो गुजरात को बब अल मक्का का नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? बब अल मक्का। क्यों दिया गया इसको? गेट वे ऑफ मक्का इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और जो अरब में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? बब अल मक्का। तो सूरत को बब अल मक्का का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि अरब देशों में जाने का जो रास्ता था वो गुजरात के सूरत शहर से होकर जाता था। ठीक है, हम जा तो इधर से भी सकते थे, लेकिन जो इजी पड़ता था, जो लोगों ने व्यापार के लिए इसको चूज किया था, चुना था, तो वो सूरत वाला रास्ता था। इसलिए सूरत को गेटवे ऑफ मक्का बोला जाता है। गेटवे ऑफ मक्का, अरब कंट्रियों में जाने का रास्ता। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको समझा ही दिया है। सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। नदी पूछ ली जाएगी, कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ही एक इंपॉर्टेंट स्टैचू है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना है? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सबसे ऊंची है, हाइट 182 मीटर। क्वेश्चन आया है कहां पर? सुपर टेट में। क्वेश्चन पेपर उठा लेना, लास्ट टाइम का सुपर टेट में पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई है, 182 मीटर है। ध्यान रखना, कौन सी नदी पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? नर्मदा नदी पर ही है, और गुजरात में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये ध्यान रखना इस चीज को। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है वो, सारी नदी तुमने देखा होगा इस तरीके से बहती है। जिधर को ढाल होगा उधर को ही तो बहेगी, कोई भी नदी है जिधर ढाल होता है उधर को बहती है। तो मोस्ट ऑफ नदी जो भारत की हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। लेकिन नर्मदा, तापी और माही नदी, तीन नदी हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, ठीक है, और माही। ये तीन नदी ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। कहां से? ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की केवल और केवल तीन नदी हैं, जिनके नाम कौन कौन से हैं? नर्मदा, तापी और माही। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है ये कहां पर है? गुजरात में है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो माही नदी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत से कौन सी रेखा जाती है बताओ? कर्क रेखा जाती है भारत से, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को। और ये माही जो नदी है वो इस तरीके से गुजरात से कर्क रेखा जा रही है, उसको दो बार कट करती है। ठीक है, एक तो ऐसे कट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और एक इस पॉइंट पर। तो माही नदी इस तरीके से जाती है गुजरात से, और ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो दो बार, ठीक है, कच्छ के रण में मिल जाती है, दो बार इसको कर्क रेखा को काटती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्या? जो माही नदी है दो बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, भारत की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी है? माही नदी। ठीक है, ध्यान रखना। और माही नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से हैं।
ठीक है, केवल 3 ही नदी हैं ये पूरब से जो पश्चिम बहती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। ठीक है, एशियाई शेर भी बोलते हैं इसको, एशियाई, ये क्या हो गया, हाँ, एशियाई शेर। ठीक है, तो कौन सा उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, वर्ल्ड फेमस है ये। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए पूरे विश्व में फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब गैस है गिर, ठीक है, और गैस है गुजरात। ठीक है, तो गिर कहां पर है? गुजरात में। ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में पूछा गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं। कच्छ जिला, देखो मैंने बताया था कच्छ जिला, मैंने इसमें पॉइंट में मेंशन कर दिया है। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है इन एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है, और इसका भी जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से भी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सा बताया था मैंने? लेह। ठीक है, ध्यान रखना। गुजरात में एक नृत्य फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सा? गरबा। मैंने इसको रेड से देखो वो करा है अंडरलाइन, ठीक है, रेड से हाईलाइट किया है। कौन सा नृत्य है वो? गरबा। गरबा नृत्य बहुत वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्या बताओगे आप? गुजरात। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डांडिया नृत्य, जो डांडी डांडी से करते हैं ना, डंडी से करते हैं, इस तरीके से खेलते हैं, महिलाएं वगैरह खेलती हैं, ठीक है, पुरुष भी खेलते हैं, तो क्या है वो डांडिया जो नृत्य है वो कहाँ का फेमस है? गुजरात। क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक मंदिर है जो बहुत फेमस था प्राचीन काल में, और ये जो शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, इसको बहुत बार नष्ट किया गया, जो मुस्लिम क्या कहते हैं, जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको बहुत बार नष्ट किया गया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ठीक है, ये जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी और गजनी इन सब के बारे में बताऊंगा, तब इस मंदिर के बारे में पूरी डिटेल करेंगे, कितनी बार आक्रमण किया, कितनी बार, कौन सा आक्रमण भारत पे लास्ट था, कौन सा पहला था। ठीक है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट के बारे में ही जान रहे हैं। ठीक है, द्वारिका धाम। ठीक है, द्वारिका धाम इंपोर्टेंट है। टोटल कितने धाम हैं भारत में? 4। कोई नाम बताएगा? नाम याद है? नहीं याद है, चलो मैं बताता हूँ। पहला द्वारिका हो गया, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है, ध्यान रखना। द्वारिका धाम कहाँ पर है? गुजरात में है। और एक बात मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बहुत ज्यादा फेमस बात है, जो द्वारिका धाम है ना, ये क्या कहते हैं, समुद्र के पास में है, बिल्कुल गुजरात से लगा हुआ है समुद्र। ठीक है, तो समुद्र के पास में है, तो जो ओशियन, भारत का जो ओशियन वो है ना डिपार्टमेंट, उसने खोज की थी, उसने शोध किया था, और उसने ऐसा बताया था कि समुद्र के अंदर एक नगरी बसी हुई थी वास्तव में। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो, जो हमारे पुराने जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, जो हमारे जो ये देवी देवता थे जिन्होंने ये द्वारिका जो नगरी थी वो बसाई थी, तो वो कितने मतलब टेक्निकल रहे होंगे, उन्होंने समुद्र के अंदर नगरी बसाई थी। ठीक है, तो द्वारिका जो नगरी थी वो समुद्र के अंदर, द्वारिका जो धाम है वहीं पर तो है। ठीक है, तो ऐसा ओशियन जो डिपार्टमेंट है उसने शोध किया था, तब इसको बताया था, जो द्वारिका धाम है वहां पर जो नगरी थी, ठीक है, वो समुद्र के अंदर थी, तो कितने आगे थे वो टेक्नोलॉजी में, समझ सकते हो। तो 4 धाम की बात कर रहा था मैं। 4 धाम कौन कौन से हैं बताओ? एक पुरी है, ठीक है, और द्वारिका हो गया, द्वारका, ठीक है, और कौन सा है बताओ? रामेश्वर, रामेश्वरम, ठीक है, और कौन सा है एक? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ नहीं है, ध्यान रखना। धाम सिर्फ 4 ही हैं, कौन कौन से? पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। गलती मत कर देना, इस चीज पे मैं इसलिए अटेंशन दे रहा हूँ, इसीलिए बताया मैंने, बद्रीनाथ की जगह केदारनाथ मत लगा देना। ठीक है, बद्रीनाथ धाम है। क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन, फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन, जो
कपास है, कॉटन है, उसमें गुजरात का पहला स्थान है, फर्स्ट। किसका? गुजरात का। ठीक है, कपास के प्रोडक्शन में गुजरात पहले नंबर पे है, हमेशा ध्यान रखना, कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा? कॉटन प्रोडक्शन। और मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कॉटन में गुजरात पहले नंबर पे है, इसीलिए अहमदाबाद को, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब जहां पर सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि कॉटन क्या है? सूती, सूती कपड़े तो बनते हैं कॉटन से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहां पर है कॉटन की? अहमदाबाद में है। और फर्स्ट इन कॉटन, जहां पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा वहां पर फैक्ट्री भी उस चीज की सबसे ज्यादा होंगी, और उस चीज के जो सूती वस्त्र हैं, उस चीज से बनने वाली सामग्री है, वो सबसे ज्यादा उत्पादन होगा उन चीजों का। तो हम अहमदाबाद को क्या कह सकते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और बहुत बहुत वर्ल्ड में सारी जगह अहमदाबाद से सूती वस्त्र का क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैनचेस्टर वैसे है कहां पर? ये लंदन में है मैनचेस्टर। ठीक है, जो असली मैनचेस्टर है वो लंदन में है। उसी के नाम पर, तर्ज पर नाम दिया गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसको? किसको दिया गया है? अहमदाबाद को। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह इंपोर्टेंट है, बंदरगाह जहां पर शिप खड़े होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कांडला बंदरगाह कहाँ, कौन से राज्य में है? तो कौन से में है? गुजरात। ठीक है, कौन से में है? गुजरात। रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, ठीक है, उसमें रानी की वाव, रानी की वाव एक जगह है। ठीक है, उसको शामिल किया गया है। ये 2-3 साल पहले इसको शामिल किया गया था, रानी की वाव को। ठीक है, ये एक जगह है रानी की वाव। ठीक है, जो यूनेस्को ने अपनी जो विश्व विरासत सूची है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, ठीक है, उसमें इसको शामिल किया गया है। 2-3 साल पहले किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रानी की वाव कौन से स्टेट में है, कौन से जिले में, कौन से राज्य में है? तो तुम क्या लगाओगे? गुजरात। क्या लगाओगे? गुजरात। यूनेस्को में शामिल है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आज की ये सीट हमारी खत्म हो गई है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और ये सीट मैंने ही बनाई है, टीचर बाई टीचर्स पॉइंट। ठीक है, और ये सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, पूरी अपलोड कर दूंगा। मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है अच्छे से। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। स्टडी विद पुनित के नाम से है टेलीग्राम पर। ठीक है, किस नाम से? स्टडी विद पुनित। वहां पर ये सारी पीडीएफ में डलवा देता हूँ। इस फ्री 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 पीडीएफ है सारी। ठीक है, मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इस क्लास के बाद। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये साइन है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, टीचर्स पॉइंट। दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे दोस्तों तक पहुंच जाए और उनके भी एग्जाम में इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो ये वीडियो। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।